नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्य नौटियाल और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वैक्सीन पर राजनीति करने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग जनता को गुमराह कर रहे थे कोरोना वैक्सीन को लेकर के, आज उनको जवाब मिल गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने जनता को गुमराह करने की खूब कोशिश की, लेकिन जनता उनकी बातों में नहीं आई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये देश ही नहीं, दुनिया के सामने ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारत ने आज इस चुनौती को पार किया है। हमारे वैज्ञानिकों की बनाई वैक्सीन न सिर्फ भारत के करोड़ों लोगों की सुरक्षा कवच बनी, बल्कि दुनिया की में मानवता की रक्षा के लिए दुनिया के कई देशों तक वैक्सीन पहुंचाई गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैक्सीन निर्माण के बाद उसे लोगों तक पहुँचाना भी एक बड़ी चुनौती थी। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के कई दुर्गम इलाकों में हमारे स्वास्थ्यकर्मियों ने पहाड़ों से गुजरने के साथ नदियों को पार किया है। में बहुत सारे लोग ऐसे थे, कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने इस पर गुमराह करने का काम भी किया, अफवाहें भी फैलाई गई, लोगों को डराया भी गया। लेकिन उसके बावजूद चाहे मन की बात हो या बाकी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जनता को जागरूक करने का काम किया, लोगों ने आगे बढ़ के काम किया। और मैं आभार प्रकट करता हूं सभी राज्यों का, अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और सभी लोगों का जिन्होंने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने में सफलता प्राप्त की। अनुराग जी, इस वैक्सीन को शुरुआत में बीजेपी की वैक्सीन कहा गया, ताली थाली पर तंज कसा गया, पीएम ने जो कोरोना वॉरियर्स के लिए बजवाए, लगता है उनको जवाब मिल गया है। देखिए, जब कोविड महामारी आई तब किसी को पता नहीं था इसका इलाज क्या है। तब जिस तरह से भारत बंदी किया गया, लोगों को बचाया गया, 15 महीने तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, चावल, 1 किलो दाल देने का काम भी केंद्र सरकार के द्वारा हुआ। एक और गरीबों की मदद की, वहीं पर मनरेगा का बजट 1 लाख करोड़ किया गया। वैज्ञानिकों को प्रेरित करके वैक्सीन बनाने का काम भारत में किया गया। रिकॉर्ड प्रोडक्शन यहाँ पर हुई। भारत मैत्री के माध्यम से दुनिया भर के देशों की मदद करने का काम किया। तो भारत में भी 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम, ये अपने आप में दिखाता था कि चुनौतियां बहुत थी। उन चुनौतियों को पार करके ये सफलता भी पाई है और आगे भी इस मुहिम को जारी। मेरे संवाददाता राजीव तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, यकीनन एक अहम पहल है और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रयास बहुत किया गया बरगलाने का, लेकिन असर नजर नहीं आया। लोग जागरूकता के साथ वैक्सीनेशन कराते नजर आए और यही बड़ा कारण रहा भी कि हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वैक्सीनेशन का टीकाकरण की, तो टीकाकरण जिस तरीके से 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि जरूर है। मगर लगातार जिस समय कोरोना की जो स्थिति थी, यानी कि जो स्टार्टिंग जब कोरोना आया था, तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों को पता नहीं था कि वैक्सीन मिलेगी नहीं मिलेगी, वैक्सीन बनेगी कब और कब इसका सरकार जनता तक पहुंचाएगी। मगर जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अपनी खोज की, उसके बाद में इसका रास्ता निकाला गया, वैक्सीन निकाली गई, सरकारों ने हर तरीके से मदद भी की वैक्सीन के बनाने के लिए कर। मगर जिस तरीके से जो कह सकते हैं जो बड़े नेता थे या फिर विपक्ष था, जो लगातार कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश करी जा रही थी कि वैक्सीन जो है वो अभी तक परमिशन नहीं मिली है, वैक्सीन को अनुमति नहीं दी गई है, वैक्सीन का जो ट्रायल था वो पूरा नहीं किया गया है और जनता तक वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। और कहीं ना कहीं उसको लेकर एक बड़ा बयानबाजी भी देखने को मिली थी और लगातार कहीं ना कहीं कई राज्यों के अंदर इसके लेकर कमियां भी देखने को मिल रही थी। मगर जिस तरीके से अब वैक्सीन जो है वो लगातार 100 करोड़ लोगों तक पहुंची है और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, मगर जनता गुमराह नहीं हुई। वही चीज अब भी देखने को मिल रही है कि जनता गुमराह जरूर नहीं हुई है, मगर जो टीकाकरण है जिस तरीके से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं 100 करोड़ लोगों तक वैक्सीन मिली है और आने वाले दिनों के अंदर भी इसमें रफ्तार देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं टीकाकरण जो है, दोनों डोज जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी और इसको लेकर सरकारें भी अभी तक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से राज्य सरकारों की तरफ से बार बार कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा था,
वो भी कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार दूर करती हुई नजर आ रही है। और लगातार कहीं ना कहीं हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है वैक्सीन की दोनों डोज हर व्यक्ति तक लग सके, ताकि वायरस का जो बिल्कुल खतरा है वो बिल्कुल खत्म हो सके। क्योंकि अभी तक वायरस जो है बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं उसका खतरा बिल्कुल बना हुआ है। मगर विशेषज्ञों की बात माने तो विशेषज्ञों की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, एक दूसरे से संपर्क जो है वो कहीं ना कहीं दूरी से बनाना चाहिए, मगर मास्क का यूज करना चाहिए, मगर उसमें कहीं ना कहीं जनता की तरफ से जरूर लापरवाही देखने को मिल रही है। मगर जिस तरीके से सरकारें कोशिश कर रही है कि वैक्सीन की जो डोज जो है जो यानी 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाई गई है, और आने वाले दिनों के अंदर सरकार खुद स्पष्ट कर रही है कि आने वाले दिनों तक हर व्यक्ति तक दोनों डोज लगेगी, और कहीं ना कहीं जो उपलब्धि है वो कहीं ना कहीं भारत की जनता जो है वो हासिल करती नजर आएगी, और भारत के जो लोग हैं वो भी हासिल करते नजर आए। बात करें जिस तरीके से कश्मीर की या फिर पहाड़ी एरियो की, जहां पर वैक्सीन पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी थी, मगर सरकार ने उस चीज को भी करके दिखाया। और कहीं ना कहीं उन इलाकों के अंदर कश्मीर की बात करें या फिर पहाड़ी एरियो की बात करें, वहां पर भी वैक्सीन पहुंचाने की प्रक्रिया जो थी वो लगातार सुचारू रूप से अभी भी चालू है, और लगातार वहां के लोगों को तक भी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, यकीनन एक बड़ी जटिलता भरा कार्य से आप कह सकते हैं कि हमारी मेडिकल टीम और जितने भी सहयोगी रहे हैं उनके लिए रही है, क्योंकि पहाड़ों में खास करके अगर मैं बात करूं तो दुर्गम क्षेत्रों तक उनको ले करके जाना, क्योंकि वैक्सीन जो थी उनको एक समय तक एक टेम्परेचर पे ही रखना कंपलसरी था। तो एक बड़ी जंग कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लड़ी गई है और लोगों ने भी कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में साथ दिया है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करते हैं राजीव, तो फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन की यकीनन एक अच्छी आंकड़े हमारे सामने आ रखे हैं। सेकेंड डोज थोड़ा चिंताजनक है, और एक आबादी वो है जिसने अभी तक एक भी डोज नहीं लगवाई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो दिक्कतें थी, या फिर कहें वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी किया जा रहा था, मगर सरकारें लगातार सुचारू रूप से कोशिश करती नजर आ रही थी। और यहाँ तक कि कश्मीर जैसे इलाके की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, और कहीं ना कहीं पहाड़ी एरिया की बात करें जहां तक वैक्सीन पहुंचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, वहां तक भी सरकारों ने कोशिश कर वैक्सीन पहुंचाई है। और लगातार कोशिश ये भी की जा रही है वैक्सीन की दोनों डोज जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किया गया, विपक्ष ने लगातार हमला किया केंद्र सरकार के ऊपर, यहाँ तक कि राज्य सरकारों ने भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए थे कि उन तक वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, वैक्सीन सेंटर जो है वो तमाम खाली पड़े हुए हैं। मगर जिस तरीके से कोशिश होती नजर आई और कहीं ना कहीं 100 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंची है, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जो विपक्ष था वो कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति करता हुआ नजर आ रहा था, और राज्य सरकारें जो थी वो कहीं ना कहीं आरोप लगाती नजर आ रही थी। मगर यहाँ पर सरकारें जिस तरीके से कोशिश कर रही थी, और जो कोशिश है वो अब रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 100 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई गई है, और जिन व्यक्तियों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, दोनों में से एक भी डोज नहीं लगवाई है, उन लोगों के लिए भी सरकारें बार बार कह रही हैं कि आप लोग आइए और वैक्सीन लगवाइए, ताकि हर व्यक्ति तक जो वायरस का खतरा है वो कम से कम हो सके। और कहीं ना कहीं सरकारें ये भी कोशिश कर रही है कि जनता जो है वो सहयोग करे, और जनता ने बिल्कुल सहयोग भी किया। पहले लॉकडाउन के अंदर भी देखने को मिला, दूसरे लॉकडाउन के अंदर भी देखने को मिला। खासतौर पर युवाओं की बात करें, युवा बिल्कुल बढ़ चढ़कर सामने आए और अपनी वैक्सीन की जो डोज है वो भी लगवाई गई। मगर लगातार कहीं ना कहीं अभी भी काफी बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजों में से एक भी डोज नहीं लगवाई है। तो उनके लिए भी सरकारें अभी भी कोशिश कर रही है, जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन जो है वो वैक्सीन जो सेंटर है वहां पर भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन दी जा रही है, सरकारी अस्पतालों में भी दी जा रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो वैक्सीन की तरफ बिल्कुल आकर्षित हो रही है। और जिस तरीके से आप 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसमें भी कहीं ना कहीं जनता का ही सहयोग है, और जनता बिल्कुल आगे बढ़ चलकर अपनी वैक्सीन जो है वो लगवाएगी। जी बिल्कुल राजीव, एक अहम चीज़ है भी कि आम जनता जो है जागरूक होकर के वैक्सीनेशन करवाए, क्योंकि प्रधानमंत्री और भी इस बात को कह चुके हैं और स्वास्थ्य महकमा भी इस बात को कह चुका है कि जब तक एक बड़ी आबादी वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती तब तक थोड़ी बंदिशों के साथ हमें चलना पड़ेगा, और मास्क को हमें कंटिन्यू कैरी करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना की गाइडलाइन की, मास्क लगाना अभी भी जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी जरूरी है। मगर जिस तरीके से सरकारें कोशिश कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं उपलब्धि जरूर हासिल की है। जनता ने भी सहयोग किया है, सरकारों ने भी सहयोग किया है, और सबके सहयोग से ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया। मगर उसी को लेकर आज वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी भी जनता को संबोधित करेंगे, और कहीं ना कहीं उसका समय भी बिल्कुल नजदीक आ रहा है। लगभग 10 बजे का समय बताया जा रहा है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जनता को संबोधित
करेंगे और कहीं ना कहीं जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है उसके लेकर भी कहीं ना कहीं जनता का धन्यवाद किया जाएगा। मगर आने वाले दिनों के अंदर जो जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है और उनके लिए भी सरकारें कोशिश कर रही हैं, उनको भी जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि वैक्सीन जो है वो हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए ताकि जो तीसरी लहर का जो खतरा बताया जा रहा था बच्चों तक, यानी कि कहीं ना कहीं बड़ों तक ही वैक्सीन जो खतरा है वो बच्चों तक पहुंचेगा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें संबोधित की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जनता को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद जरूर किया जाएगा और जनता को कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर योगदान करने के लिए भी कह सकते हैं उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। मगर जिस तरीके से अभी तक जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए भी कहीं ना कहीं यही एक प्रेरणा मिलती नजर आएगी कि जब सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है तो उनको भी अपना योगदान देना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजीव मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे। यकीनन एक अच्छी पहल आप इसे कह सकते हैं और एक अच्छी और सबसे अहम बात है कि आप भी जाकर के वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन कंपलसरी है। जितनी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवा लेंगे उतनी जल्दी जो है मास्क फ्री हो पाएंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद पंजाब की सियासत में आपसी तकरार कम नहीं हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अदावत जारी है। दोनों एक दूसरे से जुबानी जंग कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप में दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को 3 कृषि कानूनों का शिल्पकार बताया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक छोटा सा वीडियो पोस्ट करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि 3 कृषि कानूनों के शिल्पकार जो अंबानी को पंजाब के किसानों में ले करके आए, जिन्होंने 1-2 बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब के किसानों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों को तबाह कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए वीडियो को ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर नवजोत सिंह सिद्धू को धोखेबाज और ठग बताते हुए कहा है कि तुम कितने धोखेबाज और ठग हो। आप मेरी 15 साल पुरानी फसल विविधीकरण पहल को कृषि कानून से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मैं अभी भी लड़ रहा हूं और जिसके साथ मैंने अपना राजनीतिक भविष्य जोड़ा है। वहीं कैप्टन ने सिद्धू को किसान हितों के बारे में अनजान बताते हुए ट्वीट किया कि स्पष्ट है कि आप पंजाब और उसके किसानों के हितों के बारे में अनजान हैं। आपको बता दें कि इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि अगर आप पंजाब और पंजाब के किसानों के बारे में अनजान हैं और आपको ये लगता है कि आपको यहाँ सूबे का मुखिया होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा शायद भयानक और कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपने पुराने वीडियो पोस्ट करने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि और ये प्रफुल्लित करने वाला है कि आपने इस वीडियो को ऐसे पोस्ट करने को लिए चुना है जब पंजाब को कांग्रेस सरकार अपने आगामी जो प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्ट समिट को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, या आप इसका भी विरोध कर रहे हैं। ये नाराजगियां देखिए खुल करके पंजाब में सामने आ रही हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर लीजिए, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर लीजिए। कसम-कसी का माहौल है और खासकर किसानों के मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के ही मुद्दे पर कैप्टन जो है मुलाकात करने के लिए गए थे गृह मंत्री अमित शाह से, और उस समय ये जवाब दिया गया था कि उनके बस की थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने नहीं किया। हमारे संवाददाता अमित कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहेंगे आप, क्योंकि पंजाब की सियासत में आरोप प्रत्यारोप चलना शुरू हो चुका है और ये एक लंबी कड़ी हो गई है, क्योंकि अब इसमें किसान जोड़ दिए गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू किसानों की नीति के लिए जो 3 कृषि कानून है उसके लिए कैप्टन को जो है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और कैप्टन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपको पंजाब की जानकारी नहीं है, गनीमत है कि आप सूबे के मुखिया नहीं हैं, वरना तो भयानक स्थिति होती पंजाब की। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने सीधे तौर पे तीनों कृषि कानूनों से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि 3 कृषि कानून लाने वाले सीधे तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जिसके ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि ये आपकी एक बहुत बड़ी बेवकूफी है कि मेरी 15 साल की मेहनत, 15 साल जो पंजाब के लिए मैंने डाइवर्सिफिकेशन लाया था, उससे आप तीनों कृषि कानूनों से जोड़ रहे हो। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो मैं ला रहा था वो डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव है कि कहाँ फसलों को डाइवर्सिफाई किया जाए, कि जहां पे सिर्फ चोने और धान की हम बात करें उससे उनके ऊपर अगर हम कहें कि पंजाब के किसान की मेन आमदनी है तो उसको स्प्लिट करना चाहते थे, कि दूसरे फसलों को लाना चाहते थे, जिसमें वो सीधे तौर पे बोलते हैं कि तुम जो गलत
एक बहुत गलत मैसेज दिया जा रहा है कि क्या आपको बेसिक चीजों का ही नहीं पता कि कौन से इनिशिएटिव मैं ला रहा हूँ और कौन से इनिशिएटिव कहे कि बीजेपी सरकार या फिर हम कहें 3 कृषि कानून है, तो उसे एक बहुत बड़ा एक मिसस्टेप बोला जा रहा है। वो सीधे तौर पे बोले कि एक लोगों को धोखे में या हम कहें कि लोगों को एक टैली दिखा के कि जो 3 कृषि कानून है और जो डाइवर्सिफिकेशन या हम कहें जो पॉलिसी कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कि वो एक ही है, ये दिखाकर उनकी इमेज को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह अनाउंस कर चुके हैं कि वो अपनी खुद की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लाने वाले हैं जिसमें वो दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस कर सकते हैं। और उसमें अलायंस के साथ उन सभी लोगों के साथ जो पंजाब की 3 मेजर पार्टीज हैं उनसे टूट चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जो उनसे टूट के लोग अलग हुए उनको वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो ये दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो पोस्ट कब की कि देखिए जहां एक पंजाब सरकार लगातार प्रोग्रेसिव पंजाब इनिशिएटिव के लिए लगी हुई है, तो उस टाइम यहाँ पे खुद उसी इनिशिएटिव को रोकने के लिए मतलब हिंट करते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही सरकार के विरुद्ध मतलब अपनी ही सरकार के अगेंस्ट लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ये हिंट किया जहां पे पंजाब सरकार एक तरफ प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव की तरफ चल रही है या फिर हम कहें कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां उसको पंजाब में बुलाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए समिट रखे जा रहे हैं, तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू एक टोटली अलग मुद्दा उठा के कर रहे हैं जो कि यहाँ पे इस टाइम उनको पूरी तरह से उसका सपोर्ट करना चाहिए था। तो इस बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। तो इसी इन दो मुद्दों के ऊपर सीधे तौर पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू 3 कृषि कानूनों के उनको बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है और सीधे तौर पे बोलते हैं कि आपको इवन कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के प्रधान होने के बावजूद भी आपको 3 कृषि कानूनों के बेस फंडामेंटल्स के बारे में ही नहीं पता है। और उसके बावजूद भी कि जब एक खेती सूबा है पंजाब, जब आपको जो मेन मुद्दा यहाँ चल रहा है आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है और उसके बावजूद भी आप पंजाब को एज ए मुख्यमंत्री लीड करने के सपने देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनकी तरफ से तंज कसा गया नवजोत सिंह सिद्धू पे। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, यकीनन तंज कसा हुआ है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़े नेता हैं। नवजोत सिंह सिद्धू इस समय प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से अभी हाल ही में आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि आप पहले भी किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री से बात कर सकते थे, यानी कि आपकी क्षमता में वो चीज़ थी, लेकिन उस समय आपने उस पर बात नहीं की। क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद आपसे इस सवाल का जवाब दूंगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे अमित का रुख करेंगे। अमित, यकीनन कई सवाल हैं कैप्टन को लेकर के, कई सवाल खड़े कर चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू। अब कहीं ना कहीं कैप्टन भी जो है सीधे तलख रुख में जवाब देते नजर आ रहे हैं। देखिए कई पार्टियों ने, जैसे हम बात करते हैं कि जब से कैप्टन सिंह लगातार दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब में हर एक दिन जब जब वो दिल्ली गए हैं पंजाब में कोई बड़ी मेजर मूवमेंट देखने को मिली है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर खुद कैप्टन सिंह अकेले डाल सकते हैं। ऐसे में जब माफ कीजिए, जब कैप्टन सिंह ने ये अनाउंस किया था कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो सीधे तौर पे निशाना उनके ऊपर साधना शुरू हो गया कि आप जब जब दिल्ली गए हैं, गृह मंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले, अलग अलग चीजें अगर हम बात करें कि वो बात की जा रही है, उनके ऊपर सीधे इल्जाम लगे कि क्या आप ये काम पहले नहीं कर सकते थे। तो इसके ऊपर भी जवाब मिला था उन्होंने कि मैं पहले भी मिलता रहा हूँ, मैं पहले भी लगातार अपडेट देता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी है। पर बात यह है कि उस टाइम जैसे उन्होंने रूलिंग के लिए तौर पे कि मुझे लीड करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड करना था, ना कि कहीं दौरों पे जाना या लोगों से मिलना। तो इसी तौर पे मैं अपडेट्स देता रहा, उन्होंने ये कहा था। इसी तौर पे उन्होंने खुद पंजाब के करंट मुख्यमंत्री अगर हम कहें कि चरणजीत चन्नी के ऊपर भी निशाना साधा, उन्होंने ये कहा था कि जो पंजाब का मुख्यमंत्री होता है उसका काम सब कुछ सुपरवाइज करना होता है, ना कि लोगों के बीच में जाके लोगों के साथ वो काम करवाना। उनका काम होता है लीड करना, लोगों को ड्यूटीज असाइन करना। हाँ, ये लोगों को पसंद जरूर आ रहा है। अगर हम कहें कि जो चरणजीत चन्नी अगर पंजाब के अभी करंट मुख्यमंत्री जो लोगों बीच में जा रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग मुख्यमंत्री से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। पर वही कैप्टन सिंह उनके ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधते बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का काम नहीं है, मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि सब कुछ सुपरवाइज करना, उसे इस चीज को सुनिश्चित करना होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो काम उनको, जो ड्यूटीज उनको मिली है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और वो ड्यूटीज पूरी हो रही है। और इस एक चीज के ऊपर उन्होंने उस पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पे अपना निशाना साधा था। तो वही सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने जहां ट्वीट करके नवजोत सिंह सिद्धू पे भी निशाना साधा, तो वही उन्होंने साथ साथ
हम कहेंगे हरीश रावत के ऊपर भी निशाना साधा है। उन्होंने उस पर सीधे तौर पे कहा है कि मैं जो लगातार, आप मुझे बोल रहे हैं कि 4.5 साल से मैं अकाली दल के समर्थन में खड़ा हूं, तो क्या इसलिए मैंने 10 साल से उनके खिलाफ अगर कोर्ट में केस लड़ रहा हूं, या मैं इसलिए ही 2017 के इलेक्शन मैंने कांग्रेस को जिताया अगर मैं उनके साथ लड़ रहा हूं? तो ये सवाल उन्होंने सीधे तौर पे खड़ा किया। और वहीं जो एक और बात कही गई थी हरीश रावत से कि क्या मैंने पार्टी को डैमेज किया, तो इस पे उन्होंने सीधा पलटवार करके कहा है कि पार्टी को मैंने नहीं डैमेज किया है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ने खुद ही डैमेज कर दिया है नवजोत सिंह सिद्धू को उसका प्रधान लगा के। तो एक तरह सीधे तौर पे वो आक्रामक लगे, उनके ऊपर जितने भी इल्जाम लगे उन्होंने सीधे सबका ही काउंटर दिया और सीधे तौर पे बोल दिया कि मैं पंजाब के लोगों के लिए ही काम कर रहा हूं और जिसके लिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़े मैं उठाता रहूंगा। जी बिल्कुल। अमित जी, एक और यहाँ पर अहम सवाल है, क्योंकि कल हरीश रावत का एक बयान जो है बड़ा चर्चा में चला था, जब उन्होंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए था। ये अपने आप में एक मिसाल होती, क्योंकि बेसिकली अगर आप कहें कि बड़ी तादाद पर जो नेता हैं, सभी नेता उन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदार मानते हैं पंजाब कांग्रेस के खंडन का, जो उनका इसके अंदर फूट पड़ी है उसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू को सीधा सीधा जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, ये बयान एज सच इंटरप्रिटेशन था। अगर हम देखें, इसे कंसिडर करें कि उन्होंने अपना इस्तीफे की मंजूरी के लिए उन्होंने खुद का इस्तीफा देने की बात की थी। वो खुद, जैसे मैं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं और वो उस पोजीशन से रिलीज चाहते हैं, उन्होंने उसके लिए एक चिट्ठी लिखी थी। कहीं ना कहीं उसे नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से कंबाइन करके इंटरप्रेट किया जा रहा है। उन्होंने एज सच ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा दे देना चाहिए था, कि जितनी हमें जानकारी है कि उन्होंने खुद को, क्योंकि वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में माहौल खराब हुआ पड़ा है, अगर वहां बाढ़ आ रही है उसके सिनेरियो में वो चाहते हैं कि वो अपने स्टेट में फोकस कर सके, क्योंकि वहां पर भी इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उन्हें पंजाब की, क्योंकि देखिए जो भी कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस का प्रभारी होता है, ये भी एक बड़ी पोस्ट होती है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि फुल टाइम फोकस दे सके। पर यहाँ पे खुद हरीश रावत मानते हैं कि फुल टाइम फोकस नहीं दे पा रहा हूं और मैं अपने खुद के स्टेट को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने खुद को यहाँ से रिलीव करने की बात कही थी। यहीं पे कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन जरूर नजर आया, कि जहां पे उन्होंने खुद को रिलीव करने की बात की थी, तो यहाँ पे लोगों ने उसे नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को एक्सेप्ट करने से कंपेयर कर लिया है। जी बिल्कुल, ये एक अहम बात है अमित। और अगर पंजाब की कांग्रेस की आगामी स्थिति की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि वार पलटवार चल रहा है, खुद चन्नी का भी एक हालिया बयान सामने आया था, उस बयान के बाद क्या कहेंगे, आगे की स्थिति स्थिर होने वाली है या आगे में भी भूचाल बाकी है? देखिए, कांग्रेस में अभी एक बहुत बड़ा भूचाल बचा है और ये जरूर आएगा। ये उस दिन आएगा जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी ऑफिशियली अनाउंस करेंगे और उस समय कांग्रेस में से उनके कितने खास या हम कहें करीबी कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, ये एक बड़ा भूचाल कांग्रेस अपने आप को तैयार कर रही है। कांग्रेस को भी इस बात का पता है कि जिस दिन अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, उसके मेंबर्स अनाउंस करेंगे, तो उसमें से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कांग्रेस में से भी एक तबका, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, और शायद ये भी चांसेस है कि कोई भी ना जाए, पर एक फैक्टर हमेशा ही रहेगा कि एक सेगमेंट जा सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। इस चीज को लेकर कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है, इसके लिए वो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह का खंडन कर रही है, उनका विरोध कर रही है, उनके द्वारा किए गए सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के साथ धोखाधड़ी की, कि हम कहेंगे उन्होंने पीठ पे छुरा। जो खुद उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के ही एक स्टेटमेंट है कि जो भी उनसे खिलाफ होता है वो उनको कहते हैं पीठ में छुरा घोंपा है। तो यहाँ पे अब सुखजिंदर रंधावा ने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुद की एक अलग पार्टी बनाना ऐसा ही है कि जैसे उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा हो। तो अब ये एक सवाल बन चुका है कि अब कौन कौन उनके साथ जाएगा, और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि उस चीज का पता कर सके, उन विधायकों को जो जा सकते हैं, उन मंत्रियों को जो जा सकते हैं उनके साथ, उनको मनाया जाए ताकि वो पार्टी ना छोड़े। क्योंकि एक बहुत क्रूशियल टाइम, देखिए अगर हम कांग्रेस की बात, पंजाब कांग्रेस की बात करें, तो अभी भी इंटरनल फाइट्स कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो पाई है। नवजोत सिंह सिद्धू अपने स्टैंड पे हैं, चरणजीत चन्नी लगातार उन्हें मनाने में लगे हैं, ये नजर आ रहा है, काम करने में भी लगे हैं। पर सवाल ये होता है कि मनाना और काम, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं किसी एक चीज को सफर करना पड़ रहा है, और यही एक बहुत बड़ा इश्यू कांग्रेस के लिए बनता है। कांग्रेस कोशिश कर रही है, कांग्रेस के विधायक सीधे तौर पर लोगों बीच में जा रहे हैं, उनके काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, पर सवाल यही उठता है कि कितने ज्यादा प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब तक एक कंबाइंड फ्रंट, जो शायद कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू बार बार सवाल खड़ा करके नहीं करने दे रहे, क्योंकि अगर वो सवाल करना बंद कर देते तो शायद ये हो सकता था कि पंजाब कांग्रेस एक कंबाइंड फ्रंट दिखा देती और लोगों को एक पॉजिटिव वे में चली जाती, क्योंकि काम कर रहे हैं, लोगों में अप्रिशिएशन नहीं हो रहा, चाहे बिजली के बिल माफ करने की बात हो, चाहे पानी के बिल माफ करने की बात हो, चाहे लाल की
के अंदर जो लोगों के घर को मालिकाना हक देने की बात को, ये सब चीजें जो कदम उठाए लोगों ने अप्रिशिएट किए हैं, पर इसको और ज्यादा अप्रिशिएट करवाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग वो बीच में पार्टी लगातार जाए, लगातार लोगों के बीच में रहे और लगातार लोगों को अपने अच्छे काम बताए। पर अगर लगातार ये काम नहीं कर सकते तो इसका शायद कांग्रेस पार्टी 2022 के इलेक्शन में फायदा नहीं उठा पाएगी। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसी तरीके से जो इंटरनल फाइट्स है उसे एटलीस्ट बाहर ना आने दिया जाए। अगर इंटरनल फाइट्स है, अगर वो चल रही है तो उसे चलने दें, कोई इश्यू नहीं है कांग्रेस पर। सवाल ये उठा है कि उसे बिल्कुल अंदरूनी रखा जाए, लोगों के बीच में ना लाए, तो जब वो लोगों के बीच में आएंगे तो कांग्रेस कमजोर ही नजर आएगी उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार चंडीगढ़ से मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन अंदरूनी लड़ाई कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को भी तोड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस पर लोगों ने भरोसा करके सरकार उनकी बनाई है और अंदर खेमे की लड़ाई अगर खुल करके बाहर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि स्थिति जो है स्थिर अभी नहीं हो पाई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। क्रूज ड्रग्स केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। एनसीबी की टीम ने गुरुवार को एक्ट्रेस अनन्या पांडे से तकरीबन 2.5 घंटे के करीब जो है पूछताछ की है। उन्हें आज सुबह 11 बजे फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एक्ट्रेस से पूछताछ से पहले उनके घर पर एनसीबी की टीम ने रेड भी की थी। इसके अलावा एनसीबी के अधिकारी शाहरुख खान के घर आर्यन के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने के लिए पहुंचे थे। रेड के बाद अनन्या को दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए समन किया गया। हालांकि वो तकरीबन 4 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंची। अनन्या से महिला एनसीबी अफसर की मौजूदगी में पूछताछ की गई है। इस दौरान अधिकारियों ने उनसे जेल में बंद आर्यन खान और इस केस से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा जानकारी क्योंकि एकत्रित नहीं हो पाई, इसलिए आज 11 बजे का समय जो है फिर से दिया गया है। अनन्या को एक बार फिर से बुलाया गया है, जिसमें पूछताछ इस मामले को लेकर की जाएगी। क्योंकि देखिए चैट को लेकर के बात की जा रही है, क्योंकि अनन्या पांडे जो है आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं उनकी बहुत अच्छी मित्र हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मुरारी सिंह मेरे संवाददाता मेरे साथ इस खबर में लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी के पास जाएंगे। मुरारी जी क्या कहेंगे, क्योंकि अब लगातार ये केस बढ़ता जा रहा है और जांच के पहलू में अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी चेहरे भी आ रहे हैं। अनन्या पांडे अभी तक काफी दूर थी इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन क्योंकि करीबी मित्र हैं, कुछ चैट्स जो है एनसीबी के हाथ लगी है, तो अब जांच का दायरा उन पर काफी सख्त होता नजर आ रहा है। जी काव्या, ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रूज ड्रग्स मामले की आंच अब बड़े बड़े इदारों तक पहुंच रही है। कल जिस तरीके से अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची थी और महज 2 घंटे तक ही उनसे पूछताछ हो सकी थी, जबकि उनके पिता जो है चक्की पांडे भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। लगातार मीडिया कर्मियों से सवाल भी पूछे गए, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। और इससे पहले जिस तरीके से एनसीबी के अधिकारी ने समीर वानखेड़े के नेतृत्व में जो छापेमारी किए थे, उसमें अनन्या के लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी वो जब्त की गई थी। और आर्यन खान का जो व्हाट्सएप चैट था और उसके बाद अनन्या का चैट अगर मैच होता है और उसे लेकर के अगर एनसीबी इस पूरे मामले की जांच को और आगे बढ़ाता है तो अनन्या की मुश्किलें बढ़ सकती है। काव्या, आज 11 बजे फिर अनन्या को एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। देखना होगा कि कितने घंटे की पूछताछ होती है और इस पूछताछ में कितने लोगों तक ड्रग्स की आंच पहुंच पाती है। काव्या, बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, ये एक अहम बात है। मुरारी जी, एक सवाल यहाँ पर बनता है, क्योंकि कल 2 घंटे की पूछताछ हुई है, क्या अभी तक कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई है जिसमें ये माना जाए कि अनन्या को इस पूरे केस के बारे में जानकारी थी? काव्या, देखिए ये तो कह पाना मुश्किल होगा और इंतजार करना होगा। आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एनसीबी ने जो पूछताछ के लिए बुलाया है और कल जो पूछताछ की है, एनसीबी के पास कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसे दस्तावेज जरूर उसके हाथ लगे हैं जिसे लेकर के वो पूछताछ करेगी। और उससे भी बड़ी बात है काव्या कि जो लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड जो
जमा किए गए हैं उसमें और किन किन लोगों के साथ ड्रग्स को लेकर के चेकिंग की गई होगी, ऐसे तमाम पहलुओं को भी एनसीबी खंगालेगी। इंतजार करना होगा कि जब 11 बजे अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी तो कितने घंटे की पूछताछ होती है और क्या कुछ निकल कर आ पाता है। काव्या। बिल्कुल मुरारी जी, यहाँ पर एक और सवाल खड़ा है हो रहा है बार बार, क्योंकि एनसीबी के कार्रवाई पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समीर वानखेड़े कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के निशाने पर है और वो खुल करके कह रहे हैं कि मेरी जांच सही है, निष्पक्ष है, जो सबूत मिल रहे हैं वो कोर्ट में लगातार पेश किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर जो है कार्रवाई आगे बढ़ रही है। काव्या देखिए, कल पहली बार जो है एनसीपी के जो चीफ हैं समीर वानखेड़े, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन राजनीतिक नेताओं के ऊपर भी उन्होंने एक तरीके से तंज कसा है। कल जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने कहा कि हमारे फैमिली को जो है कि टच किया जा रहा है, हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, हमारे परिवार के गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की माने तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पूरा केस बनाया गया है ड्रग्स से रिलेटेड, इसमें पूरी की पूरी सच्चाई जो है अगर सही जांच होगी तो सामने आएगी। तो कहीं न कहीं समीर वानखेड़े के जांच पर जो है एनसीपी पूरी तरह से जो है कि निशान लगा रही है, और वही समीर वानखेड़े भी अब मीडिया के सामने आकर खुद कह रहे हैं कि राजनीतिक शक्तियां हमारे पर दबाव बना रही हैं। काव्या। बिल्कुल, धन्यवाद मुरारी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुरारी जी मेरे संवाददाता मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़े थे। यकीनन प्रेशराइज करने के बाद जो है एनसीबी के अफसर की तरफ से कही गई है बात। आज अनन्या पांडे जो है 11 बजे तकरीबन एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि कल मात्र 2 घंटे की उनसे पूछताछ हुई, जिसमें कई अहम सवाल जो है वो रह गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी की बयानबाजी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जालौन पहुंचे मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि मुट्ठी भर लोग ही 4 पहिए की गाड़ी चलाते हैं, उन्हें ही पेट्रोल की आवश्यकता होती है। 95% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही कहा कि लोगों को 100 करोड़ से अधिक टीके की खुराक मुफ्ती है। यदि आप ईंधन की कीमत प्रति व्यक्ति आय से तुलना करें तो कीमतें अब भी बहुत कम है। देश में डीजल और पेट्रोल के दामों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मंत्री उपेंद्र तिवारी के इस बयान को लेकर के विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है, और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है, दोगुनी से भी ज़्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया है, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लें या हिसाब लगा लें तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई बढ़ोतरी खास नहीं हुई है दामों में। नाराजगी देखिए इस बयान के बाद बढ़ेगी ही, क्योंकि आज की ही बात कर लीजिए तो 35 पैसे के तकरीबन जो है एक बार फिर से दामों में इजाफा किया गया है, यानी एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, सब्जियों में बढ़ोतरी हुई है। और मंत्री साहब को लग रहा है कि ये कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब समस्या ही नहीं लग रही है तो समाधान कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में, क्योंकि आम जनता तो सीधी तौर पर कह रही है कि समस्या हमारे सामने है, समाधान हो नहीं रहा है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि समस्या ही नहीं है तो समाधान किस चीज़ का। अब ये देखना होगा कि जनता की बात सच है या फिर मंत्री जी कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि देखिए कोविड फेज के दरमियान कई लोगों ने अपने रोजगार को खोया है, ये बिल्कुल सच है। और इससे बड़ा सच ये है कि आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ था बीच में फेज, और अब जो है थोड़ा मजबूत होता नज़र आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं बनता है कि पेट्रोल के दाम जो है वो 107-108 रुपये के आसपास पहुँचे, यानी उस शतक पार कर जाए। और ये भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जो है कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में अभी इतना इजाफा नहीं हुआ है
जितना महंगा पेट्रोल डीजल जो है भारत को मिल रहा है। मंत्री साहब का कहना है कि बहुत कम प्रतिशत है ऐसे लोगों का, मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं, लेकिन मंत्री जी शायद भूल चुके हैं कि 2 पहिया गाड़ियों में भी ईंधन ही डलता है। हवा या पानी से भी गाड़ियाँ चलनी शुरू नहीं हुई है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ पाई है। बिजली के माध्यम से जरूर गाड़ियाँ चलती है और बिजली की दरें कितनी महंगी है ये भी आप और हम बहुत बखूबी जानते हैं। लेकिन मंत्री जी का बयान किस मायनों में लिया जाए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 5% वो केवल उन लोगों को बता रहे जो 4 व्हीलर चलाते हैं। 2 व्हीलर गाड़ियों से हमारे देश की एक बड़ी आबादी चलती है, शायद ये मंत्री जी को नहीं मालूम है। और उस गाड़ी में जो है पेट्रोल डलता है ये भी शायद मंत्री जी को नहीं मालूम है। CNG PNG के दाम कर लीजिए तो वो भी आपने आसमान पर चढ़ा रखे हैं। और उसके बाद अगर आपके मंत्री आ करके आम जनता के जख्मों पर नमक छिड़केंगे तो कैसे आप उसका समाधान देने वाले हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने मंत्री जी को गौर से सुना होगा, उनका कहना है कि कहीं दाम नहीं बढ़े हैं। कौन सी बात कर रहे हैं कि आप दाम बढ़ गए, कहीं दाम नहीं बढ़े। लेकिन जनता बहुत बखूबी इस बात को समझ रही है कि दाम बढ़े हैं और बहुत अच्छे खासे दाम बढ़े हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है विचार करने की। लेकिन 95% जो लोग हैं वो पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये मंत्री साहब कह ज़रूर रहे हैं। लेकिन ये कितना सही होगा कहना है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, क्योंकि इस तरीके के बयान आना ऐसे समय में जब जनता त्रस्त हो रखी हो, त्राही त्राही कर रही हो महंगाई से। मयंक मेरे संवाददाता जालौन से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मयंक, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके को उपेंद्र तिवारी का बयान सामने आया है कि 5% लोग हैं मात्र जो 4 पहिया वाहन चलाते हैं। यूपी के युवा खेल कल्याण राज्य मंत्री जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के समारोह में जनपद जालौन के मुख्यालय औरई में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान एक बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि 95% ही लोग ये नहीं करते हैं, वही मुट्ठी भरी लोग डीजल पेट्रोल का दाम करते हैं। वही उन्होंने विपक्ष पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विपक्ष पार्टी का एक मुद्दा है जो कि डीजल पेट्रोल को मुद्दा बनाकर खेल रही है। वही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने विपक्ष पार्टियों पर निशाना साधा है। अगर मयंक जालौन की स्थिति की बात करें, आम जनता आश्वस्त है क्या जो दाम चल रहे हैं चीजों के? क्योंकि मंत्री साहब तो वही जवाब दे रहे थे। जी, मैं जैसे कि बता दूं कि जनता के लिए उन्होंने बयानबाजी की है और इसमें जनता का भी कहना है कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और हमारी जो गृहस्थी है वो भी अब चलाने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जब एक और जहां जनता इस प्रकार से बयानबाजी कर रही है और जो मंत्री जी उन्होंने इस प्रकार से बयानबाजी की है, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा जरूर। बिल्कुल मयंक, क्योंकि आप फील्ड पर उतरते हैं, रोजमर्रा हजारों लोगों से मुलाकात आपकी हो रही है, आम जनता पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के क्या कह रही है? जी, जैसे कि कई बार जनता से जब बात की जाती है तो जनता यही कहती है कि डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि हमें रोजमर्रा की चीजों लेने में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल मयंक, क्योंकि घर का बजट बिगड़ जाता है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की वजह से इस समय सब्जियां महंगी हो रखी हैं, कई चीज़ें महंगी हो गई हैं। गृहिणियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं? जी, जैसे कि कई बार उनसे बात भी कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि जब इतने सिलेंडर और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे तो हम अपना घर का खर्चा कैसे चला पाएंगे। जो जरूरतमंद की चीजें हैं वो हम ले नहीं पाएंगे और गैस सिलेंडर इतने बढ़ चुके हैं कि हमें जो घर में चूल्हे बने हुए हैं लकड़ियों के वो जलाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल मयंक, लेकिन जब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर माना ही नहीं जाए कि समस्या है तो समाधान कैसे होगा? क्योंकि उपेंद्र तिवारी जैसे नेता तो मानने को नहीं तैयार है कि महंगाई है भी, जनता राहत की उम्मीद किससे रखे फिर? अब जैसे में कि उन्होंने एक बयानबाजी की है कि मुट्ठी भर ही लोग पेट्रोल का और डीजल का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे देखा जाए तो आम जनता की बात करें तो हर एक लोग डीजल और पेट्रोल का यूज करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि बस 5% ही लोग डीजल पेट्रोल का यूज करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि मैं अभी आंकड़ों के साथ बाजीगरी कर गए मंत्री जी। 95% तो उन्होंने कह दिया कि लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं, आय बढ़ गई है लोगों की। क्या जनता स्वीकार कर रही है कि उनकी आय बढ़ी है?
उनका जो बयान जारी हुआ है उसको लेकर आम जनता में भी आक्रोश है और लगातार उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और जो विपक्ष पार्टियां हैं उन बयान को लेकर वो मुद्दा भी उठा रही हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मयंक मेरे साथ जुड़ने के लिए। मयंक राजपूत मेरे साथ संवाददाता जालौन से जुड़े हुए थे। जालौन में ही बयान दिया गया। देखिए मयंक ने आपको ज़मीनी हकीकत आपके सामने रख दी कि महंगाई से देखिए जनता परेशान है और जनता इस बात को सीधी तौर पर कह रही है कि कुछ भी कह लीजिए हालात बेहतर नहीं है और सब इस बात को मानते हैं। और घर का बजट क्योंकि महिलाओं का बिगड़ चुका है इसलिए महिलाएं परेशान हो रखी हैं, लेकिन इस बात को मंत्री जी भले अस्वीकार कर रहे हों लेकिन उन्हें कभी ना कभी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर मंत्री जी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे तो सवाल एक और उठता है कि जब स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं आप तो आप समाधान कैसे देंगे। जनता लगातार इस बात को चिल्ला रही है कि बहुत ज़्यादा जो है महंगाई हो रही है, हमें इससे जो है निजात चाहिए। इन समस्याओं के बीच उपेंद्र तिवारी जी का ये बयान आना कि देवेंद्र प्रमुख जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। देवेंद्र जी क्या कहेंगे उपेंद्र तिवारी के बयान पर? जी का बयान सुना नहीं है मैंने, आपके माध्यम से मुझे फोनों के लिए जोड़ा गया है, लेकिन आप एक मैं आप तक बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। उपेंद्र जी का कहना है कि इस देश में मात्र 5% लोग हैं जिन्हें पेट्रोल के जो 4 पहिया वाहन चलाते हैं पेट्रोल की उनको जरूरत है। कोई दाम नहीं बढ़ा है पेट्रोल डीजल का, ऐसी कोई महंगाई नहीं आन पड़ी है, लोगों की आय बढ़ चुकी है इसलिए कुछ महंगाई नहीं है, सब कुछ सामान्य है, कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष वाला इसलिए हल्ला मचा रहा है। मैंने ये है लोकतंत्र में सबका अधिकार अपनी बात रखने का, और आज अब चुनावी समय है, विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा नहीं होगा तो वो करेंगे क्या। उन्होंने बहुत प्रयास किया है, पहले किसान भाइयों को लेकर बरगलाने का काम किया है, वहां जब वो कामयाब नहीं हो पाए उल्टा पड़ने लगा है तो उन्होंने पेट्रोल डीजल की बात दोबारा से दोहराई है। लेकिन एक चीज कहता हूँ, आज बहुत बड़ा दिन है देश के लिए। आज हम 100 करोड़ जो है लोगों को वैक्सीन लगाने में कामयाब हुए हैं। भारत में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भारत का जो अस्तित्व है, भारत की जो आज की स्थिति है वो दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच रही है। कहीं पेट्रोल डीजल की बात में जरूर चर्चा करना चाहता हूं कि हो सकता महंगाई है, लेकिन जब कुछ नहीं किया था पुरानी सरकारों ने, जब भी 100 को प्लस किया था डीजल पेट्रोल। आज बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है, वैश्विक महामारी की लड़ाई को हमने लड़ा है, उसको जीता है, और बड़ा काम ये किया है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है पूरा। बधाई का दिन है माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे नेतृत्व को, भारत सरकार को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। 135 करोड़ लोगों की तरफ से देना चाहता हूँ। बिल्कुल, कांग्रेस में मेरे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं सिद्धि त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे? देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं और भाजपा कह रही है कि महंगाई नहीं हुई है, आम जनता के लिए सब कुछ सही है क्योंकि आमदनी हमने बढ़ा दी है। नमस्कार, धन्यवाद। पहली बात तो बधाई का बड़ा शौक है, तो इनको बधाई हो कि आपने 22,000 समथिंग मौतें उत्तर प्रदेश में दिखाई है, जहां पर 10 लाख मौत हुई है लगभग, उसकी आपको बधाई। पूरे भारत में कम से कम 30 लाख लोग मरे हैं, उसकी आपको बधाई। कोरोना महामारी की जो बात करते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि 100 करोड़ आपने वैक्सीन लगा दी, तो आप ये बताना भूल जाते हैं कि मात्र 31% लोग हैं जिनको आपने डबल डोज दी है अब तक। तीसरी बात, आप पूरे विश्व में मात्र 2 देश हैं जो 100 करोड़ के ऊपर की आबादी रखते हैं, एक चीन और एक आप। 2 लोगों में मतलब एक कंपटीशन था, इस कंपटीशन में आप दूसरे नंबर पे हैं 2 लोगों के कंपटीशन में, और आप बधाई चाहते हैं। एक बगल का देश जिसमें 150 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है, और आपके यहाँ 31% लोगों को डबल, वहाँ पर 70% लोगों को डबल डोज लग चुकी है, आपको बधाई हो। लोगों को गुमराह करना बंद करिए। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप समझिए कि मई से लेकर अब तक 18 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा है, 11 रुपए समथिंग डीजल का दाम बढ़ा, मतलब कितना लूटोगे भाई। लूट की भी एक हद होती है। जब यही जो है डीजल पेट्रोल का मूल्य क्रूड ऑयल जो है 126 रुपए प्रति डॉलर हुआ करता था, तो इसी देश में 65 से 67 रुपए में पेट्रोल मिला करता था। तब हाय तौबा करते थे, नंगा नाच करते थे। बुट्टी बहन जी हमारी सिलेंडर लेकर जो है उस पर घूमा करते थे, पैदल साइकिल चलाते थे, विजय गोयल से लेकर सारे नेता इनके। और मोदी जी का, इनके प्रवक्ताओं का 2014 का पहले का डीजल पेट्रोल पर स्टेटमेंट सुन लीजिए। अब आप 35 रुपए डीजल का सपना दिखाकर सरकार में आए, और आप जो है डीजल पेट्रोल आज पहुंचा दे रहे हैं 100 के ऊपर। 106 रुपए आपके दिल्ली में पहुंच गया, 122 रुपए मुंबई पहुंच गया, और आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे विपक्ष के मुद्दे की आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप अगर अभी आपसे पूछा जाए कि भैया आपका वो 100 स्मार्ट सिटी क्या हो गया, कहाँ है,
आपने कितनी यूनिवर्सिटी बना दी, जरा बताइएगा। दूसरी बात, आप अभी एक किसी का एयरपोर्ट आपने बनाया, बहुत बड़ी बात करते हैं। 35 वर्ष जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने शासन किया है, इसके अलावा लगभग 37 वर्ष अन्य शासन, जिसमें आपका भी लगभग 13 वर्ष का शासन आपका है। उसमें से आप एक एयरपोर्ट बनाते हैं, 2 हमने इंटरनेशनल बनाए थे, फिर भी हम पीछे हैं। आप 35 साल में एक बनाते हैं तो आप बढ़िया है। आप 480 एयरपोर्ट हमने पूरे भारत में बनाए, हम पीछे हैं, आप आगे हैं। वाह भाई वाह, मतलब गुमराह करना बंद करिए। और जिस तरीके नहीं, लेकिन अगर संदीप जी मैं महंगाई की बात करूं, महंगाई है या नहीं है? जी बिल्कुल है राजा जी। जब कोई जाता है, देखिए हराम का जो कमा रहा होगा उसको नहीं लगेगा। ये भाजपा के कार्यकर्ता वगैरह हैं, ये थाने की दलाली कर ले रहे हैं, नंबर 2 के काम करा ले रहे हैं, गांजा बेच ले रहे हैं, भांग बेच ले रहे हैं, हेरोइन बेच ले रहे हैं, विदेशों से अडानी पोर्ट पर मंगाकर हेरोइन की सप्लाई सब लोगों को मिल गई है। तो नंबर 2 के पैसे कमाकर अगर इनको नहीं लगता है तो इनको नहीं लगेगा। लेकिन महंगाई, चलिए देवेंद्र जी से जवाब लूंगी। देवेंद्र जी, 1 लाख गंभीर आरोप लगा रहे संदीप जी। तो संदीप जी ने जिस तरह से कहा है, ये बड़ी चकनी चुपकी बात है और रटी हुई बात है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले तो मैं इनको डरा देना चाहता हूँ कि इस देश में जितने भी प्रदेशों में इनकी सरकार चल रही है, अगर ये कुछ करना चाहते थे, अगर ये कुछ दिखाना चाहते थे, तो सबसे पहले वहाँ अपने प्रदेशों में सब्सिडी कम कराते, कम से कम राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक ये कोशिश करते। और दिल्ली में भी इन्हीं से मिलते जुलते लोगों की है। अरे आप चिल्लाते हो, कम से कम एक मिसाल लेकर आइए। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। और रही बात वैक्सीनेशन की, मैंने 100 करोड़ की बात की है, 61% की नहीं करता मैं, 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ। कितनी डोज लगी है ये बात नहीं की मैंने। मेरी बात पर ध्यान सुना नहीं ना आप लोगों ने। 150 करोड़ इस तरह से आप दलाली, अरे दलाली तो आपके साथ क्षेत्र में शासन में हुई है। 60 वर्षों में क्या क्या नहीं होगा। कौन सी ऐसी दलाली है कॉमनवेल्थ से लेकर जहाँ तुम्हें महारत हासिल नहीं है, तुम्हारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर है। तुम बात करते हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर, शर्म आनी चाहिए जहाँ किसानों के बीच में जाकर राजनीति करने की बात करते हैं। हरियाणा में जब दीक्षिता नाम की बेटी की हत्या हुई और तुम्हारा एमएलए दोषी था, तो हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी महामंत्री की प्रियंका गांधी की जाकर कि उनके खिलाफ एक बात बोल दें। लखीमपुर खीरी जाते हो आप, आग लगाने का काम करते हो, किसान के धरने में हाथ पैर कट रहे हैं, बोलने का काम नहीं करते। किसानों के धरने में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हिम्मत नहीं पड़ी आप लोगों की। अरे किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक चलाना बंद करिए। और किसान भाई तो समझ चुके हैं, की लड़ाई लड़िए 2022 में। लेकिन देवेंद्र जी ठीक है, उनका वो सियासत कर रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन उपेंद्र तिवारी जी जो कह रहे हैं क्या वो वास्तविक है? क्योंकि देखिए आम जनता राजनेता के पास अपनी समस्या इस उम्मीद से बताता है कि वो समाधान देगा, लेकिन जब तक कोई किसी चीज को समस्या मानेगा ही नहीं तो समाधान क्या देगा उसका? नहीं, हम समस्या सारी मानते हैं। अगर उपेंद्र तिवारी जी ने बयान दिया है तो उसकी पूरी बात को समझेंगे, उसका मतलब कुछ और हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि संदीप जैसे लोग कह रहे हैं कि दलाली करते थे, इनका काम है किसानों के बीच में जाते। अरे पहली बार इस देश में ऐसा कुछ लगा है कि कानून का राज है, और जिस उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं उस उत्तर प्रदेश में पहली बार लगा है कि ऐसे भी शासन चल सकता है। और ये लोग जो है जिस तरीके से चिल्लाते हैं, ये अगर एक बार इनकी औकात बता दी ना, इन्होंने सारी सीमाओं को गिरवाया। इन्होंने पाकिस्तान से लेकर चाइना तक दामाद बनाकर बैठा दिया अपनी पार्टी का। करूंगा, इनका काम ही है झूठ बोलना। देखिए अभी एक बात आई कि उपेंद्र जी ने कहा कि लोगों की आय बढ़ गई है। एक बात मैं समझाना चाहूंगा कि जब पूरे देश की पर कैपिटल इनकम जोड़ी जाती है, पर व्यक्ति आय जोड़ी जाती है, तो उसमें धीरू भाई अंबानी भी होते हैं, अडानी भी होते हैं, और एक अंबानी नहीं था क्या? अंबानी अभी बनाई देश का रही। अरे अंबानी को बनाने वाली सोनिया गांधी है, झूठे कांग्रेस पार्टी है। यूपीए 2 में जाकर देखना अंबानी कहाँ नाश्ता भोजन करता था। आज तो अंबानी की टेबल भी नहीं लगती मोदी जी के साथ, सोनिया जी के साथ अंबानी की टेबल लगती थी। अपने गिरबा में तो झांकिए, अडानी और अंबानी यहाँ भी लोगों की देन है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि इस देश के वो बिजनेसमैन भी है और इस देश की आर्थिक स्थिति की कड़ी भी है।
जो समझने वाली है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अडानी की भी आय उड़ती है और एक किसान जो होता है उसकी भी आय उड़ती है। अब अडानी मान के चलिए 100 रुपए कमाता है और किसान 2 रुपए कमाता है। दो व्यक्तियों का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो 102 रुपए दोनों की आय हो गई ज्वाइंट करके। और जब उन दोनों व्यक्ति में एक व्यक्ति की आय निकाली जाएगी तो 51 रुपए एक व्यक्ति की आय आएगी। जबकि सच्चाई क्या है कि 100 रुपए अडानी कमा रहा है और 1 रुपए किसान कमा रहा है। लेकिन आय जो आप निकलेगी उसकी दिखाई देगी। आय बढ़ने की बात कर रहे हैं, आज की डेट में 102 करोड़ रुपए अडानी प्रतिदिन कमा रहा है। 102 करोड़ रुपए और किसान नहीं कर सकते आप लोग। तो आप ये समझिए कि जो ये इनइक्वलिटी है, जो बराबरी समानता की बात हुआ करती, जिस रास्ते पर पहले की सरकारें चला करती थी, ये दूरियां बढ़ी है, ये खाई बढ़ी है पटने के बजाय। हमने तो हमारी सरकार थी। आपके आरोप हो सकते हैं, आपके आरोप हो सकते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, एक सवाल का जवाब उपेंद्र तिवारी के बयान से चलिए। मैं अभी उन्होंने किस पर्याय में जवाब दिया, मैं अभी आप कह रहे हैं कि वो पर्याय अलग हो सकता है। आप मेरे साथ बैठे हुए, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रही हूँ, जनता महंगाई से त्रस्त है या आप मानते हैं? राहत देंगे या नहीं देंगे, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ जी। जनता के लिए पूरी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारी सरकार है और हम जनता को हर प्रयास कर रहे हैं कि हमने कोविड काल से लेकर महामारी से लेकर खाद्यान्न तक लेकर लगभग हमने 65 करोड़ लोगों को फ्री खाद्यान्न, फ्री दवाइयां, फ्री व्यवस्था, दुनिया की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धूमिल होगी, ध्वस्त होगी विकसित देशों की, लेकिन हमने विकासशील होते हुए भी अपने आप को गिरने नहीं दिया, कोई भूख से नहीं मरने दिया, किसी को भूखे नहीं सोना दिया, बिगड़ दवाई के किसी को नहीं रहने दिया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि महंगाई पर हम निश्चित वार करेंगे और महंगाई को हम निश्चित खत्म करेंगे। जो हमारी जनता चाहती है वो राज हम जनता को देंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ राहत देंगे और कब तक देंगे, कुछ आकलन, ताकि जनता ये समझ सके कि आप राहत देने के मूड में हैं? देवेंद्र जी, समय का इंतजार कीजिए। निश्चित बिल्कुल पेट्रोल, जैसे हमने कोरोना महामारी को कंट्रोल किया, पेट्रोल डीजल को पहले नंबर पर कंट्रोल करने के लिए प्रयास जी आप बताइए। समय का इंतजार करिए, मिलेगी राहत, कह तो रहे देवेंद्र जी, आप समय का इंतजार करिए। नहीं, देखिए काव्या जी, देखिए कैसे ये लोग डिनाई कर देते हैं, कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमने सब कुछ अवेलेबल कराया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके जानने वाले, पहचानने वाले, नात रिश्तेदार से कोई व्यक्ति दवा के बिना और ऑक्सीजन के बिना मरा ना हो। सच्चाई ये है कि उस समय एक छोटी सी दवा, में खुद कोरोना पेशेंट था, एक छोटी सी दवा जो होती थी वो भी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। आइवर वैक्सीन नहीं मिला लोगों की देन है। 60 वर्षों में आपके देश में आप जो है 100 बेड ऐसे नहीं बना सके मैंने देखा है, पता नहीं महामारी चल कौन सी दुनिया में रहते हैं। आज लाखों करोड़ों बेड उपलब्ध करा दिए हैं, एक बार क्षेत्र में आज लाखों करोड़ों बेड पूरे देश में उपलब्ध करा दिए हैं और कोरोना जैसी महामारी पर विजय पा रहे हैं, बहुत स्पीड से पा रहे हैं। हमारी आवाज आज आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ आप लोग किया नहीं है आपने कुछ भी और न कर पाओगे भविष्य में। अरे भाई, 17 में नहीं है, अपना हाथ उठाइए जरा, कुर्ता अगर पहने हो तो कुर्ता आपसे आगे तो क्षेत्रीय पार्टी है, तो आपने चिंता करिए, मंथन करिए, अपनी पार्टी को स्ट्राइक लाइए कि वो बात रख सके। हुआ है जिस तरीके से मोदी का सर्टिफिकेट लगाकर जो है वैक्सीन लोगों को ये दिखा रहे हो कि आप मुफ्त वैक्सीन दे रहे हो। 17 लोगों लगती है बच्चा पैदा होने के बाद। फोटो लगाई कभी? अरे आपके 6 करोड़ खराब किया, शर्म आनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है उसका? ऐसा विपक्ष होता है क्या देशों में? और देशों में नहीं थी, और देशों में विपक्ष नहीं था। तुम्हारे विपक्ष की तो जो स्थिति हुई है, जो आपने विपक्ष में काम किया है, ये काला धब्बा है आपकी पार्टियों के लिए। 6 करोड़ वैक्सीनेशन की बात, 6 करोड़ वैक्सीन आप लोगों ने फिकवा दी कूड़ों में। आप भी कुछ धर्म के लोगों को ये बता दिया कि ये वैक्सीन आपके अस्तित्व मिटाने के लिए, सुरक्षा के लिए। संदीप जी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रही है, भी आप पे आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि आप जो है बरगलाते हैं लोगों को। महंगाई पर भी आप ही बरगला रहे हैं, वैक्सीनेशन में भी आप ही ने बरगलाया था। देश में आज जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय लीडर ने, राहुल गांधी ने, राहुल बाबा ने बोला था कि वैक्सीन पर संशय है, वैक्सीन को प्रधानमंत्री को लगवाना चाहिए। अब लास्ट कमेंट सुन लेते हैं संदीप जी का, लास्ट कमेंट सुन लेते हैं। आपके आरोप मैंने सुन लिया। संदीप जी लास्ट कमेंट दीजिएगा जल्दी से।
देखिए जिस तरीके से वैक्सीन की गुमराह करने की बात कर रहे हैं, ये सरासर एक अनर्गल आरोप है। आज जब 3 फेज के ट्रायल नहीं हुए थे, वैक्सीन को अनुमति दी गई थी, तो उस समय कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि 3 और उसके दुष्परिणाम है। आइए हम आज भी अपने क्षेत्र में लोगों को दिखा सकते हैं तो दुष्परिणाम को झेला गया और सवाल उठाने के बाद साबित करिए ना को कम किया गया। आज भी नहीं सुधरोगे आप नहीं पता होगा कि नहीं सुधरोगे कभी भी जीवन में जाती थी। चलिए, क्योंकि आपके पलड़ में गुलामी की महक जम चुकी ठीक है। है, चलिए दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप त्रिपाठी जी और देवेंद्र प्रमुख जी, आप दोनों का आभार मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक हकीकत ये है कि आम जनता महंगाई से परेशान है और उपेंद्र तिवारी जी का बयान कहीं ना कहीं उन जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, क्योंकि इस समय देखिए पूरी तरीके से घरों का बजट बिगड़ा हुआ है और पीछे कह देना कि महंगाई कहीं नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राजधानी लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमबी न्यूज के साथ। नमस्कार।